हेलो बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने YouTube चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, हम आपको करा रहे हैं फिजिक्स का क्रैश कोर्स और इसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6 वैद्युत परिपथ। बच्चों, इस पार्ट की सारी समरी हमने आपको याद करा दी है, साथ ही 1 अंक वाले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आप कंप्लीट याद कर चुके होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे इस चैप्टर के 2 अंक और 3 अंक वाले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसमें हम करेंगे किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु और साथ ही विभव मापी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक क्रैश कोर्स के नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं वे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है, वहां से उस लिंक को टैप करके आप पूरे क्रैश कोर्स के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। देखिए बच्चों, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये 2 अंक और 3 अंक के आपके एग्जाम में आते हैं, 2 या 3 अंक के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, कोई क्वेश्चन आ जाए उसी के साथ में न्यूमेरिकल अटैच आ जाए, तो न्यूमेरिकल आपको इससे अगले लेक्चर में मैं आपको करा दूंगा सारे। देखिए, पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का। आप नोट्स जहां से आपने डाउनलोड किए हैं, है ना, जो PDF डाउनलोड किए हैं वहां से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम लिखो तथा इनको परिपथ बनाकर समझाइए। बेटा, इससे पिछले लेक्चर में किरचॉफ के नियम हम याद कर चुके हैं। ठीक है, आपको मैंने सारे याद करा दिए थे सूत्र की सहायता से, तो उन्हीं को एक तरह से रिवीजन करना है डिटेल में। तो पहला क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम वैद्युत परिपथ बनाकर समझाना है इनको। तो मैंने बताया था बच्चों, किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, है ना। प्रथम नियम जिसको हम बोलते हैं बच्चों आवेश संरक्षण का नियम। प्रथम नियम क्या बोला जाता है? आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है बच्चों, और द्वितीय नियम जो होता है बेटा, द्वितीय नियम बोला जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। दोनों का ही अध्ययन करेंगे हम, बिल्कुल बढ़िया याद करा दूंगा मैं आपको चित्रों से और सूत्र की सहायता से, अच्छा समझ में आ जाएगा आपके। द्वितीय नियम को हम बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, क्यों बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम ये भी आप समझेंगे, है ना। इसको आवेश संरक्षण का नियम क्यों बोलते हैं ये भी समझेंगे। तो ये पेपर में ऐसे भी आ जाता है, किरचॉफ के आवेश संरक्षण के नियम को परिभाषित कीजिए। तो आवेश संरक्षण का नियम मतलब प्रथम नियम को परिभाषित करना है। तो कैसे करते हैं? ये प्रथम नियम जो होता है वो संधि का नियम भी कहलाता है। देखिए, कई कई नाम है इसके। ये दूसरा क्या बोला जाता है? संधि का नियम। ठीक है, इसी प्रकार द्वितीय नियम जो होता है इसको आप बंद पास का नियम भी बोलते हैं, बंद पास का नियम दूसरा नाम हो गया बच्चों इसका। इसको बेटा वोल्टता का नियम भी बोलते हैं, वोल्टता का नियम। तो सारे नाम आप ध्यान रखिएगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है पेपर में। चाहे किरचॉफ का द्वितीय नियम आ जाए या किरचॉफ का ऊर्जा संरक्षण का नियम आ जाए या किरचॉफ का बंद पास का नियम आ जाए या वोल्टता का नियम आ जाए, तीनों एक ही बात है ये। ठीक है, द्वितीय नियम ही लिखना है इन सब में। प्रथम नियम आ जाए, आवेश संरक्षण नियम आ जाए या संधि का नियम आ जाए, तो तीनों में आपको क्या करना है? डेफिनेशन बनाने के लिए सूत्र याद रखना है बस। ये प्रथम नियम कहता है कि किसी भी परिपथ में किसी भी संधि पर, किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर। अब वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि का मतलब क्या हुआ? बहुत सी संधियां होती हैं जहां पर बहुत सी धाराओं का मिलन हो। जैसे एक वैद्युत परिपथ बनाते हैं हम, देखिए ध्यान से, इसमें बहुत सारी संधियां बना देंगे हम। ठीक है, ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब आप इसमें देखिए, यहां पर बहुत सारी संधियां हो गई। ये एक संधि हो गई, जंक्शन J1, जंक्शन J2, जंक्शन J3। जंक्शन माने संधियां। तो अब देखिए, इसमें किसी भी संधि पर जितनी भी धाराएं आएंगी, जैसे ये I1 आई, ये I2 आई और ये I3 इससे दूर चली गई, तो जितनी भी धाराएं किसी संधि पर आए या जाएं, उन सब का बीजगणितीय योग मतलब धाराओं का, धारा मतलब I का बीजगणितीय योग मतलब समीशन I बराबर होता है 0। ठीक है, किसी भी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किसी भी परिपथ में किसी भी संधि पर, मेरे साथ बोलिए बेटा जो आपके याद हो जाए, किसी भी परिपथ में किसी भी संधि पर, इस संधि पर या इस पर या इस पर, किसी भी संधि पर, किसी भी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली
समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जी, इसका एग्जाम्पल सपोज कीजिए ये एक संधि है और इस पर ये बहुत सारी धाराएं मिल रही हैं आकर, या इससे दूर जा रही हैं। ठीक है, इसको O मान लीजिए आप, ये O संधि है। अब मान लीजिए I1 धारा इसकी ओर आ रही है, I2 भी आ रही है, I3 भी आ रही है, I4 इससे दूर जा रही है, I5 दूर जा रही है। अब प्रथम नियम को जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो प्रथम नियम कहता है संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। अब बीजगणितीय योग का मतलब बेटा यह है जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं उन पे लगा दो प्लस। तो आप देखें I1 संधि की ओर आ रही है, I2 भी संधि की ओर आ रही है, I3 भी संधि की ओर आ रही है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों पे प्लस आ गया। I4 दूर जा रही है तो माइनस I4, I5 भी दूर जा रही है माइनस I5, बराबर होगा 0। ठीक है, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, अब जो आ रही हैं संधि की ओर उनके लिए प्लस, जो जा रही हैं वो माइनस। और यहां पे ये जो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग में प्लस भी आता है माइनस भी आता है। प्लस उसके लिए आता है जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, माइनस उसके लिए आता है जो संधि से दूर जा रही हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, ये इधर जाके प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, धाराओं का योग बराबर होगा संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। ठीक है बेटे, तो समझ में आ गया, ये हो गया किरचॉफ का प्रथम नियम। तो अगर आप एग्जाम में ऐसे कर आते हैं और साथ में डेफिनेशन भी लिखे आते हैं, डेफिनेशन सूत्र से बनानी है क्या? किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है बेटे, अब दूसरा नियम देखते हैं, द्वितीय नियम। इस पे बेटा न्यूमेरिकल भी हैं, आपको आगे कराए जाएंगे न्यूमेरिकल, जब आपको अगले वीडियो में न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे इस पर बेस, तो वहां पर करेंगे हम। अब द्वितीय नियम क्या कहता है बच्चों? द्वितीय नियम ध्यान रखना है, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है और ये बंद पास में लगता है। बंद पास का मतलब बंद घेरा। बंद घेरे में ये नियम क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी बंद पास के विभिन्न खंडों में, अब बंद पास कैसे होते हैं? जैसे ये बंद पास है, देखिए ये बंद पास हो गया एक घर, इसी से एक और घर जोड़ दो, इसी से एक और घर जोड़ दो, तो ये सब बंद पास होते हैं। यहां पर कितने बंद पास हैं? ये 2 पास हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, अब इसमें सेल लगा दो, ये E1 सेल, ये E2 सेल। ठीक है, E1 E2, मान लीजिए बच्चों E1 और E2 बेटा यहां पर, ये E2। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध R1 और ये वाला रेजिस्टेंस R2। ध्यान से देखिए, E1 सेल और इसका प्रतिरोध R1, E2 सेल इसका प्रतिरोध R2। अब जो E1 है, सपोज कीजिए इससे I1 धारा निकली, ये निकली। ठीक है बेटे, E1 से कितनी धारा निकली? I1। E2 जो है इससे मान लीजिए I2 धारा निकली, ये प्लस ये माइनस, यहां से निकली I2। अब बोर्ड पे ध्यान से देखिए, यहां से I1 आई, यहां से I2 आई, मिल गई दोनों, कितनी धारा हो गई यहां पर? यहां हो गई बच्चों I1 प्लस I2। भाई ऊपर से I1 आई, यहां से I2 आई, यहां पर आकर मिल गई I1 प्लस I2। अब ये चली 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 यहां आई, तो जैसे ये यहां आएगी 2 भागों में बढ़ जाएगी, ऊपर चली, यहां पर आ गई I2 और यहां पर I1। कहने का मतलब यहां से यहां तक बह रही है I1, इसमें बह रही है I2 और यहां पर बह रही है I1 प्लस I2। ठीक है, धारा का वितरण समझ में आ गया बेटा। E1 सेल से I1 धारा निकली, E2 सेल से I2 धारा निकली, ऊपर से I1 आई, यहां से I2 आई, यहां पर आकर मिल गई, क्या बन गई? I1 प्लस I2। ठीक है, अब ये इसमें 2 बंद पास हैं। अब नियम क्या कहता है पहले देखिए। नियम कहता है किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के, मतलब कोई सा भी पास के विभिन्न खंडों में, अब खंड मतलब इस पास के भाग, जैसे ये एक पास ले रहे हैं हम, इसके खंड ये हैं, एक खंड, ये दूसरा खंड, खंड मतलब इसकी भुजाएं। ठीक है, तो किसी परिपथ में किसी भी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा
और उस धारा के संगत प्रतिरोध, मतलब धारा के साथ में जो प्रतिरोध है, धारा के संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। ठीक है, पास में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध R के गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसमें विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास के विद्युत वाहक बलों के, विद्युत वाहक बल भी तो कई सारे हो सकते हैं, जैसे इस पास में देखिए दो विद्युत वाहक बल हैं E1 और E2, तो इनके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के, बेटा ये सिग्मा माने होता है बीजगणितीय योग, है ना, सम्मिशन बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसको डेफिनेशन को सूत्र से और चित्र की सहायता से आपको याद करना है, रटना नहीं है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं जरा, इसका एग्जाम्पल में बच्चों पहले ये चित्र बना लेना और पास 1 में नियम लगा के देखें। पास 1 में किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई करेंगे इस पास में। तो बेटा देखिए कैसे अप्लाई होगा। पास 1 में नियम क्या कहता है, धारा गुना प्रतिरोध। तो देखिए धारा क्या है बच्चों, I1, और इसके संगत प्रतिरोध क्या है, R1, तो I1 R1 हो गया। ठीक है बेटा, I1 R1। अब नीचे आए, यहां पर धारा तो है बट प्रतिरोध नहीं है। अब यहां पर आइए, यहां पर धारा क्या है I2 और प्रतिरोध क्या है R2, तो I2 और गुना में R2। अब चूंकि दोनों धाराएं अलग, देखिए ये ऐसे है I1 और ये ऐसे आई, तो ये तो इसको काट रही है, अर्थात ये दोनों समांतर क्रम में हैं। ठीक है, यहां पर I1 धारा आई, यहां से I2 आई, दोनों काटेंगे यहां पर आकर, अर्थात दोनों समांतर क्रम में हैं। या ये कह दो दोनों में अलग अलग धारा है, R1 में I1 धारा, R2 में I2 धारा। ठीक है, तो चूंकि दोनों धाराएं एक दूसरे को काटेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, ये तो ऐसे चलेगी बच्चों, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और ये चलेगी ऐसे क्लॉकवाइज, तो दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, अर्थात दोनों समानांतर क्रम में, और समांतर क्रम में बीच में चिन्ह आता है माइनस। ये जो बीजगणितीय योग है मैंने अभी बताया था, इसका मतलब प्लस भी होता है माइनस भी होता है। प्लस कब आएगा, जब दोनों धाराएं श्रेणी में होंगी। माइनस कब आएगा, जब दोनों धाराएं समांतर में होंगी। तो यहां पर देखिए I1 R1, फिर नीचे वाले पे आए हम, क्योंकि यहां तो धारा नहीं है भाई, धारा तो है बट प्रतिरोध नहीं है। यहां पर आए I2 R2, अब चूंकि ये दोनों समांतर में है तो I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर। ठीक है भाई, यहां पर देखिए ये वाली लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, इसमें प्रतिरोध ये भी हो गई, यहां पर कोई प्रतिरोध नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं बैठता, तो केवल ये वाली लाइन यूज होगी और ये वाली लाइन यूज होगी। तो I1 R1 हो गया, I2 R2 हो गया, बीच में माइनस आ गया, बराबर सिग्मा ई पर चले। भाई इधर का मामला तो सोल्व हो गया, ये आ गया। अब आइए सिग्मा ई माने विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग। तो यहां पर देखिए बच्चों, विद्युत वाहक बल E1 और यहां पर E2, दोनों कौन से क्रम में है, ये समानांतर क्रम है, तो इसलिए E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, बेटा माइनस E2। देखिए दोबारा लिख देता हूं मैं, जगह कम पड़ रही है, E1 माइनस E2। बताओ समझ में आ गया क्या बेटे। ये आपने पास 1 में किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई करा, इसको ध्यान से समझ लेना, इस पर बेस क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ऐसा। ठीक है, पास 2 में नियम लगाएं, पास 2 ये रहा बेटे। तो देखिए धारा गुना प्रतिरोध, धारा क्या है बच्चों I2, प्रतिरोध क्या है बच्चों R2। अब नीचे आपने कोई प्रतिरोध नहीं लिया अभी तक, ले लो, मान लो R3 प्रतिरोध है। यहां पर सेल भी बना सकते हैं पर मैं नहीं बना रहा भाई। ठीक है, तो अर्थात देखिए यहां से ऊपर से I1 धारा आ रही, यहां से I2 धारा आ रही, और यहां पर आकर ये मिल गई, अर्थात इसमें धारा बह रही है I1 प्लस I2। तो चूंकि इसमें दोनों धारा मिल रही हैं, R3 में दोनों धाराएं आ रही हैं, ऐसे देखिए ये पूरा क्लॉकवाइज चल रहा है, ध्यान से देखिए बेटे, ऐसे गया 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 गया, पूरा क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, ये कितनी धारा है यहां पर, इसमें ये ऐसे जा रही है, ये धारा है I1 प्लस I2, फिर I1 प्लस I2 जैसे ही यहां पर आएगी 2 भागों में बढ़ जाएगी, ऊपर I1 और यहां पर I2। तो ये पूरा का पूरा एक ही क्लॉकवाइज चल रहा है ना, ऐसे सारा का सारा ऐसे हो रहा है करंट। तो चूंकि सारी धाराएं कौन से क्रम में होंगी, श्रेणी क्रम में होगी, सारी क्लॉकवाइज हैं, है ना, पूरा एक ही क्रम, क्लॉकवाइज नहीं सॉरी, ये है
ऐसे ऐसे तो होता है क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, पर है तो सारे एक ही डायरेक्शन में सारी धाराएं, तो इसलिए बीच में लेना होगा प्लस। किसके बीच में? अब देखिए एक बार, I to R2, I to R2, I गुना R, तो I to R2। अब नीचे चलो, नीचे चलो, ये आए भाई, यहां पर धारा भी मिला, प्रतिरोध भी। धारा क्या है? I1 प्लस I2, और इसके संगत प्रतिरोध है R3। अब आगे चलो, यहां धारा तो है बट प्रतिरोध नहीं है, तो इसमें केवल जैसे यहां थे ना दो ही प्रभावी लाइन, एक ये, ऐसे ही यहां पर भी एक ये लाइन और एक ये लाइन, यही हमारी यूज में होंगी। I to R2 हो गया, I1 प्लस I2 इंटू R3 हो गया। चूंकि ये कौन से क्रम में है? श्रेणी में है, तो बीच में आएगा प्लस। श्रेणी में क्यों है अभी बताया, पूरी सारी धारा एक ही, पूरी करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है ना, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, वामावर्त बोलते हैं इसको, ठीक है। प्लस आ गया और बराबर, अब सिग्मा ई विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल E2 तो ये रहा बेटा। नीचे आइए, नीचे विद्युत वाहक बल नहीं है तो बराबर E2, बस ये नियम अप्लाई हो गया पास 2 में, ये पास 1 में, ठीक है बेटे। तो ये किरचॉफ का द्वितीय नियम आपकी समझ में आ गया होगा। पेपर में ऐसे आएगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखो और उसको उदाहरण सहित समझाइए या उसको चित्र की सहायता से समझाइए। तो मैंने किरचॉफ के दोनों नियम आपको परिभाषित भी करा दिए और चित्र से भी समझा दिए, ठीक है बेटे। अब हम देखते हैं किरचॉफ के नियम पर आधारित यंत्र होता है व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है, तो उसको आप देखते हैं बेटे। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए, है ना। किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करके व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, अब बच्चों ये तो हमने इससे पिछले लेक्चर में भी कवर कर लिया था। पिछले लेक्चर में मैंने सारा पूरा पाठ रिवाइज करा रखा है, उस लेक्चर को आप जरूर देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। सब बच्चों के एक ही लेक्चर में पूरा पाठ कवर हो जाएगा। ये तो उसका पूरा एक्सप्लेन चल रहा है, ये वाला लेक्चर जो पीछे पढ़ाए थे मैंने, जो समरी पढ़ाई थी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। व्हीटस्टोन सेतु जो है बच्चों, ये याद रखिए, ये किरचॉफ के नियम पर आधारित यंत्र है। व्हीटस्टोन सेतु क्या है? किरचॉफ के नियम पर आधारित यंत्र, और इसके द्वारा क्या करते हैं, किसी चालक तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अगर हमें किसी तार का प्रतिरोध नहीं ज्ञात है तो हम उसे व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते वो एक चतुर्भुज की भुजाओं के बीच जुड़ा हो, ठीक है। कब ज्ञात कर सकते हैं? जबकि वो चालक तार चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जुड़ा हो, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं व्हीटस्टोन सेतु, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन, जिन्होंने एक सेतु बनाया था। व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने एक सेतु बनाया, सेतु मतलब ब्रिज, पुल, एक पुल बनाया चतुर्भुज की आकृति का, ऐसे देखिए बेटे, इस टाइप का एक सेतु का निर्माण किया इन्होंने, ऐसे एक सेतु बनाया और तारों को जोड़कर, है ना। ये 4 प्रतिरोध लिए, 4 प्रतिरोध लगा दिए यहां पर, P, ये Q, ये R और ये S, या R1, R2, R3, R4, आप कैसे भी मान लो, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 विकर्ण है, एक विकर्ण ये रहा, दूसरा विकर्ण ये रहा, है ना, विकर्ण। तो अब इनमें एक विकर्ण में तो लगा दी सेल और कुंजी, ये लगा दी भाई, एक विकर्ण में लगा दी सेल और कुंजी, ठीक है, ये सेल और कुंजी K1 कह दो। और दूसरे विकर्ण में बेटा, अब आप सोच रहे हैं तो नीचे लगाई है बच्चों, ये है यहीं पर, है ना, दोनों सिरों के बीच लगाई है, तो ये विकर्ण में ही बोली जाएगी, इसको नीचे दिखाया गया है यहीं पर ये। और दूसरे विकर्ण में लगा दी धारा मापी गैल्वेनोमीटर और कुंजी K2, ठीक है। तो आप समझ गए, व्हीटस्टोन ने एक प्रतिरोधों की संतुलित अवस्था का आविष्कार किया। इस अवस्था में 4 प्रतिरोध P, Q, R, S को चतुर्भुज की भुजाओं के बीच जोड़ा जाता है। चतुर्भुज के एक विकर्ण में सेल और कुंजी K1 लगाते हैं, जबकि दूसरे विकर्ण में धारामापी और कुंजी K2 लगाते हैं। यदि सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर, ये भेजिए धारा, यदि सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो, यदि सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो तो सेतु संतुलित कहलाता है। संतुलन की अवस्था में
चतुर्भुज की दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब P और Q का अनुपात, अनुपात मतलब भाग, शेष दो भुजाएं R और S के अनुपात के, मतलब R और S के अनुपात के बराबर होता है। ये हो गया बेटे, ठीक है। फिर सुनिए, व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक संतुलित अवस्था का आविष्कार किया। इसमें चार प्रतिरोधों को चतुर्भुज की भुजाओं के बीच जोड़ा जाता है। चतुर्भुज के एक विकर्ण में सेल और कुंजी लगाते हैं, जबकि दूसरे विकर्ण में धारामापी और कुंजी लगाते हैं। यदि सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो तो सेतु संतुलित कहलाता है। संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक, अब इसका सूत्र की स्थापना कैसे करें? सूत्र की स्थापना, प्रूफ इसका किरचॉफ के नियमों की सहायता से। तो इसके लिए आपने क्या करेंगे, देखिए यहां से आई धारा चली 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 यहां पर आई। जैसे ये पॉइंट ए पर आएगी, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो, इसको डी कह दो। जैसे ये आई धारा ए पर आएगी, ये दो भागों में बढ़ जाएगी। कौन कौन से में? यहां पर चली गई मान लो I1 और यहां पर चली गई I2। तो ये चली चली ऊपर आ रही है बच्चों I1, ये चली 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 यहां पर आ रही है I2। अर्थात कहने का मतलब ऊपर वाले दोनों प्रतिरोध में धारा कितनी है? I1, और नीचे वाले दोनों प्रतिरोध में धारा कितनी है? I2। ऊपर बह रही है I1, नीचे बह रही है I2। ठीक है बेटे, अब I के दो भाग हो रहे हैं, I1 और I2। बीच में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु काम ही जब करता है जबकि जो उभयनिष्ठ वाला अगर यहां पर कोई प्रतिरोध लगाए तो उसमें धारा नहीं बहनी चाहिए, तभी व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में कहलाएगा। अर्थात यहां पर शून्य विक्षेप स्थिति होनी चाहिए बेटा, इसमें कोई धारा नहीं आनी चाहिए। उभयनिष्ठ में जो भी है, यहां पर कोई प्रतिरोध लगा है या कोई कुछ भी लगा है यहां पर, उसमें धारा नहीं आएगी, बस यो ध्यान रखना है, तभी ये व्हीटस्टोन सेतु कार्य करेगा। ठीक है, तो बेटा अब हम लेते हैं, इसमें दो पास हैं, पास एक, पास दो। पहले आप पास एक को पकड़िए। पास एक, पास एक कौन सा है भाई? पास एक है ए बी डी ए, ए बी डी ए में किरचॉफ का द्वितीय नियम सिग्मा आर बराबर सिग्मा ई से, ये नियम हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, करिए जरा। तो अब आप इसमें नियम अप्लाई करें। क्या नियम था वो? धारा गुना प्रतिरोध। तो धारा गुना प्रतिरोध, धारा क्या है बच्चों? I1, और इसके साथ प्रतिरोध क्या है बेटा? P। अब नीचे आइए, ए बी हुआ, अब बी डी में आओ। बी डी में ना धारा ना प्रतिरोध, इसमें धारा बहने की ही नहीं है, शून्य विक्षेप स्थिति में है। डीए में आइए, डीए में धारा क्या है? I2, डीए में धारा I2 और इसके संगत प्रतिरोध है R। ठीक है बेटा, गुना लगा दो। अब कौन से क्रम में है ये दोनों समानांतर क्रम में होंगे। कैसे पता चला? दोनों में धारा अलग अलग है, दोनों में धारा अलग अलग है। एक में I1 है, एक में I2 है। इसका रास्ता अलग, उसका रास्ता अलग, आगे जाकर एक दूसरे को काटेंगी। ये देखो आगे काट भी रही हैं, अर्थात ये दोनों समांतर क्रम में हैं। तो बीच में माइनस बराबर सिग्मा ई माने बैटरी। यहां देखिए कोई बैटरी है नहीं है, तो इसलिए विद्युत वाहक बल नहीं होगा। यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो बराबर में 0। सिग्मा ई माने बैटरी का विद्युत वाहक बल। यहां नहीं है कोई बैटरी, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो बराबर में 0। या इसको आप लिख सकते हो I1P बराबर I2R। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों आएंगे पास दो। पास दो कौन सा है बच्चों? ये वाला बी सी डी बी। कौन सा पास? बी सी डी बी में सेम यही नियम लगाइए। क्या सूत्र होता है? सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई से। ये नियम ही अप्लाई करते हैं, धारा गुना प्रतिरोध। तो धारा देखिए, बी सी डी में धारा क्या है बच्चों? I1 और इसके साथ प्रतिरोध है Q, तो I1 गुना Q। अब यहां पर आई नीचे, धारा क्या है? I2 और इसके साथ प्रतिरोध S। I1Q I2S कौन से क्रम में? समांतर, तो माइनस बराबर बैटरी यहां पर नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो बराबर में आ गया 0। या इसे आप कह सकते हैं बच्चों I1Q बराबर I2S, योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई इस पास के लिए, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई इस पास के लिए। डिवाइड कर दो इन्हें, भाग कर दो, भाग फर्स्ट अपॉन सेकेंड।
तो जैसे ही भाग करेंगे तो ये हो जाएगा I1P अपॉन इससे भाग दे रहे हैं I1Q इज इक्वल टू, यहां पर आइए बच्चों, I2R अपॉन इससे भाग दे रहे हैं I2S। इससे ये गया, इससे ये गया, तो कहने का मतलब ये आ गया P/Q बराबर R/S। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन का सूत्र स्थापित हुआ। बच्चों इस पर बेस क्वेश्चन भी आते हैं, वे आपको इससे अगले लेक्चर में कराए जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विभव मापी क्या होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, विभव मापी का कार्य सिद्धांत समझाइए। विभव मापी, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बच्चों इसके नाम से ही पता चल रहा है, विभव मापी अर्थात विभव को मापने का यंत्र, विभव को मापना। विभव मापी मतलब विभव को मापना। तो विभव मापी क्या करते हैं? विभव मापी के दो काम हैं। पहला काम किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापती है, ठीक है। पहला काम क्या है इसका? सेल का विद्युत वाहक बल मापना, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल मापना, ठीक है। अथवा दूसरा काम होता है परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना। बस ये याद कर लो, ठीक है। ये जरूर पता होना चाहिए विभव मापी क्या करते हैं। विभव मापी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा परिपथ के जहां पर जोन से परिपथ में हमने इसको लगाया, परिपथ के किसी भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है। अब इसकी सिद्धांत रचना और कार्यविधि क्या है? सिद्धांत देखिए, विभव मापी में जो सेल होती है उसका विद्युत वाहक बल जो होता है वो विभव मापी में प्रयुक्त होने वाले तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब E अनुक्रमानुपाती होता है L के। इसका मतलब यह है कि विभव मापी में जितना ज्यादा लंबा तार लोगे वो सेल का विद्युत वाहक बल उतनी ही शुद्धता से मापेगी। विभव मापी में जितना लंबा तार लोगे विभव मापी ही उतनी ही शुद्धता पूर्वक विद्युत वाहक बल की माप देगी, अर्थात विभव मापी की सुग्राहिता, ठीक है। क्या सिद्धांत में क्या लिखोगे? विभव मापी की सुग्राहिता, उसमें प्रयुक्त, किसमें प्रयुक्त? विभव मापी में प्रयुक्त, विभव मापी में प्रयुक्त तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। ये इसका सिद्धांत हो गया, मतलब जितना ज्यादा लंबा तार उतनी ही ज्यादा अच्छी माप देगी। या E बराबर KL, इस सूत्र का प्रयोग करके, E बराबर KL सूत्र का यूज करके आप विभव मापी द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल आसानी से माप सकते हैं। अब यहाँ पर K क्या है भैया? K कहलाता है विभव मापी में प्रयुक्त तार की विभव प्रवणता, तार की विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता क्या होती है भैया? विभव प्रवणता मैंने इससे पिछले लेक्चर में भी समझाई थी, चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ाया था आपको विभव वाले पार्ट में। विभव प्रवणता होती है प्रति मीटर लंबाई के साथ, प्रति मीटर लंबाई के साथ विभव में गिरावट, विभव में गिरावट। अब देखिए बच्चों, विभव मापी में ज्यादा लंबा तार इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि जैसे जैसे तार में आगे बढ़ते जाते हैं उसमें वोल्टेज में गिरावट आती चली जाती है, तो इसलिए फिर वो वोल्टेज को नहीं माप पाएगी। तो इसलिए एक निश्चित लंबाई का ही तार लेना होगा, लेकिन फिर भी मीटर सेतु की अपेक्षा इसमें लंबा तार लेते हैं। मीटर सेतु में मात्र 1 मीटर लंबा तार लेते हैं, जबकि विभव मापी में 3 मीटर, 4 मीटर, 4.5 मीटर, 5 मीटर लंबा तक तार यूज कर सकते हैं। जितना लंबा तार लेंगे यह उतनी ही अधिक अच्छी माप देगी, उतनी ही अधिक सुग्राही कहलाएगी। और इसके द्वारा विद्युत वाहक बल मापने का फॉर्मूला होता है E बराबर KL,
ठीक है। ई विद्युत वाहक बल है, के विभव प्रवणता है और एल लंबाई है। ये सब बातें आप नोट करिए अपनी नोटबुक पर, ठीक है। कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो और साथ साथ जैसे जैसे मैं बोलता चला जाऊं मेन पॉइंट लिखते जाओ, उसी से ही आपके समझ में आएगा। रटने से कुछ नहीं मिलेगा, मॉडल पेपर रट लो, किताब रट लो, कुछ नहीं मिलने वाला। मेन चीज है समझो, टॉप पॉइंट को समझो, पॉइंट वाइज आप अपने लेक्चर तैयार करें, पॉइंट वाइज टॉपिक तैयार करें, ठीक है। तो इसमें ये मेन पॉइंट्स थे सिद्धांत तक। अब देखिए इसकी रचना कैसे होती है। रचना के लिए इसका चित्र आपको बनाना होगा। इसमें एक धातु का लंबा तार ले लेते हैं ए बी। अब चाहो तो आप ऐसे एक ही चक्कर में ले लो या इसको ऐसे भी ले सकते हैं बेटे, ये लो और घुमा दो और ऐसे, ये भी। तो ये कितना भी लंबा तार ले सकते हो आप, ठीक है। तो चाहे इस टाइप से ले लो या फिर एक ही चक्कर में काम खत्म, ऐसे। ये विभव मापी का तार हो गया ए बी। मैं दूसरा भी तरीका बताऊंगा आपको, फिलहाल अभी ऐसे ही देखें बस। ये तार ए बी हो गया। तार के दोनों सिरे जो हैं ये ए बी, बैटरी B1 से, ये बैटरी B1 हो गई जो आपकी इस तार में धारा भेजेगी, इसे B1 कह दो, ठीक है। ये ए बी और ये B1 बैटरी है बच्चों जो इस तार में धारा भेजेगी, ठीक है। बैटरी से, कुंजी से और धारा नियंत्रक रियोस्टैट, ये धारा नियंत्रक धारा को बढ़ाएगा अथवा घटाएगा। ये क्या है? धारा नियंत्रक। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? धारा नियंत्रक, ठीक है। ये एपरेटस होता है, प्रयोगशाला में मिलेगा। विभवमापी भी एक एपरेटस है, इसका प्रैक्टिकल भी है आपके यहाँ पर। 12th वाले बच्चे इसका प्रैक्टिकल भी कर लें, ठीक है। ये प्रैक्टिकल में भी आएगा आपके। तो ए बी हो गया, इसके दोनों सिरे बैटरी B1 से, कुंजी K से और धारा नियंत्रक से जोड़ देते हैं। अब क्या करती है ये विभवमापी? अभी बताया था सेल का विद्युत वाहक बल मापती है। किस सेल का? जो हम जोड़ेंगे। हमने मान लीजिए एक सेल ली, ये एक सेल ली, इसका हमें विद्युत वाहक बल निकालना है, ईएमएफ निकालना है इसकी सहायता से। ये जो बंद परिपथ है इसको प्राथमिक परिपथ बोलते हैं, ऊपर वाला। ये जो प्राथमिक परिपथ है इसकी सहायता से इस सेल का अज्ञात विद्युत वाहक बल E बराबर क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हमें निकालना है इस प्राथमिक परिपथ की सहायता से। तो अब हम क्या करते हैं, इसके पॉजिटिव सिरे को, जिस सेल का विद्युत वाहक बल मापना होता है उसके पॉजिटिव सिरे को A से जोड़ देते हैं, और बच्चों नेगेटिव सिरे को, ये जो नेगेटिव सिरा है इसको धारा मापी की सहायता से, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी। क्या है बच्चों? ये धारा मापी, ठीक है। बहुत कम, नगण्य, बहुत कम धारा लेती है धारा मापने के लिए। तो धारा मापी की सहायता से जोकि J से, ये जोकि J, ये क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं जोकि। अब ये क्या बोला है? जोकि भी आपकी प्रयोगशाला में मिलेगा, जो कि एक पेंसिल की तरह का एपरेटस होता है। यहाँ पर पेंच खोलेंगे और ये जो तार है, तार सिंपली बस इस पे बांध देना है, ये जोकि हो गया। इस जोकि को जब हम तार के अलग अलग बिंदुओं से स्पर्श कराएंगे तो ये बताएगा कि तार में धारा कहां पर कितनी बह रही है। कितनी बह रही है ये तो बताएगी धारा मापी। जोकि को जैसे टच करा, धारा मापी की सुई अपने स्थान से हिल जाएगी, बता देगी भाई 2 मिली एम्पियर है धारा या 3 मिली एम्पियर है। जितनी धारा जिस पॉइंट पर है वहां पर ये मापते हुए बताती चली जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी रचना हो गई। फिर से समझो क्या बताया मैंने। विभव मापी में धातु का एक लंबा तार लेते हैं ए बी, जितना ज्यादा ले सको उतना लंबा तार ए बी लेना है। तार के दोनों सिरों को बैटरी B1 से, कुंजी K से और धारा नियंत्रक RH से जोड़ देते हैं। जिस सेल का, ये एक सेल है, ये सेल हो गई, जिस सेल का विद्युत वाहक बल मापना होता है उसके धन सिरे को A से जोड़ते हैं और ऋण सिरे को धारा मापी के द्वारा, ये धारा मापी हो गई बच्चों, ऋण सिरे को धारा मापी के द्वारा जो कि J से जोड़ देते हैं। ये इसकी रचना हो गई, ठीक है। आपको इस चित्र को आप ऐसे भी बना सकते थे, मैंने बताया था कि तार ये जैसे मैंने एक ही चक्कर में लिया है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे। यहां पर ए बी के दोनों सिरे को आपको क्या करना है बच्चों? ए बी के दोनों सिरों को बैटरी B1 से ऐसे, कुंजी से और रियोस्टैट धारा नियंत्रक से ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। अब जिस सेल का विद्युत वाहक बल मापना है उसको पॉजिटिव को A से जोड़ना है और नेगेटिव को धारा मापी के द्वारा जो कि J से जोड़ देना है। तो आप बच्चों इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ किताब में ऐसे भी बनाया चित्र, कुछ में ऐसे भी बनाया, आपकी इच्छा कैसे भी बना लो,
ठीक है, चाहे ये वाला बना लो चाहे ये वाला। अब देखिए इसकी क्रियाविधि कैसे चलेगी बच्चों, विद्युत वाहक बल कैसे नापेगा ये इसकी रचना हो गई, सिद्धांत हो गया, रचना हो गई, क्या करता है, तो ये सब मेन पॉइंट हो गए। ठीक है, इन्हीं से जो है आप बना के लिखें अपनी लैंग्वेज में। विद्युत वाहक बल मापना, विद्युत वाहक बल मापना कैसे मापोगे, बहुत सरल है विद्युत वाहक बल मापना। आप इसका प्रयोग करेंगे, पहले ये परिपथ जोड़ना बस थोड़ा कठिन होता है, बच्चे कनेक्शन टाइट से नहीं करते हैं तो उनकी रीडिंग अच्छी नहीं आती है, तो इनको ध्यान से करना है कनेक्शनों को। अब विद्युत वाहक बल मापने के लिए क्या करना है, जोकी को पकड़ लो, जोकी को ऐसे पकड़ लो और जोकी को अलग अलग बिंदुओं से स्पर्श कराकर देखें। सबसे पहले आप देखेंगे इसको इधर स्पर्श कराया, मान लो ऐसे, तो आप देखेंगे कि जो धारामापी की सुई है वो ऐसे भागेगी, है ना, उल्टी दिशा में विक्षेप होगा। आपने जब इसको ऐसे कराएंगे तो सुई ऐसे भागेगी, जब ऐसे इधर कराएंगे तो ऐसे भागेगी। अगर इस टाइप से ही भाग रही है सुई तो इसका मतलब आपका परिपथ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपने पहले मान लीजिए इसको यहां पर स्पर्श कराया J1 से, तो हम देखते हैं जैसे ही J1 से स्पर्श कराते हैं तो धारामापी की सुई में विक्षेप आता है इस टाइप से, AJ1E परिपथ से धारा बहेगी। कौन से परिपथ से, AJ1E परिपथ से धारा बहेगी। फिर इसको आपको क्या करना है बच्चों, सेम यही, ये जो धारामापी थी इसको मान लीजिए J2 से स्पर्श कराया, तो आप देखेंगे बच्चों धारा जो है AEJ2 मार्ग से बहेगी, पहले से रिवर्स, उल्टी, है ना, जैसे पहले बह रही थी AJ1E से तो बाद में बहेगी AEJ2 से, उससे उल्टी दिशा में। अब हम इनके बीच में कोई ऐसा बिंदु ढूंढेंगे जहां पर जोकी को स्पर्श कराने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो। फिर सुनिए, जब J1 से स्पर्श कराया तो विक्षेप आया AJ1E, अर्थात धारा AJ1E मार्ग से बह रही है। फिर हमने क्या करा, J2 से स्पर्श कराया, तब देखा धारा AEJ2 मार्ग से बह रही है। ये कैसे पता चलेगा, धारामापी की सुई देखकर, धारामापी की सुई हिलेगी, अपोजिट डायरेक्शन में हिलेगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है आपके यहाँ। अब उसके बाद आपको क्या करना है, J1 J2 के बीच कहीं और स्पर्श कराएंगे। हमने यहां पर स्पर्श कराकर देखा J पर, ये लो, तो हमने देखा धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आया, अर्थात ये स्थिति कहलाएगी शून्य विक्षेप स्थिति। क्या बोलोगे इसको, शून्य विक्षेप स्थिति। कब है ये, जब जोकी को तार के बिंदु से J से स्पर्श कराते हैं तो हम देखते हैं धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता। यह स्थिति शून्य विक्षेप स्थिति कहलाती है। ठीक है, अब मान लीजिए शून्य विक्षेप स्थिति में A से J तक की लंबाई, जहां पर ये शून्य विक्षेप स्थिति मिली वहां तक की लंबाई आप मान ली स्मॉल l। कितनी मान ली बच्चों, स्मॉल l। तो इस प्रकार सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा E बराबर KL। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करके आप सेल का विद्युत वाहक बल माप लेंगे। ठीक है, जो शून्य विक्षेप स्थिति तक की है यहां पर इसकी लंबाई माप लो। लंबाई कैसे मापेंगे बच्चों, ये जो पूरा समायोजन है एक लकड़ी के फट्टे पर, लकड़ी के तख्ते पर, है ना, लकड़ी के स्टैंड पर कसा रहता है और इस बार इसी स्टैंड पर लगा रहता है मीटर पैमाना। उस मीटर पैमाने से आप देख लो कि जहां शून्य विक्षेप स्थिति मिल रही है वो कितने सेंटीमीटर पर है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर से कम पर भी मिल सकता है या ज्यादा पर, 137.5 पर, 157 पर। अब 137.5 कैसे नपेगा, क्योंकि वो तो 1 मीटर है। मैंने अभी बताया तार के चक्कर है, पहला चक्कर 100 सेंटीमीटर, फिर दूसरा चक्कर, तो अब मान लो दूसरे चक्कर पर मिल रही है वो शून्य विक्षेप, तो 100 सेंटीमीटर हो गया। दूसरे चक्कर पे देखिए 50 आगे मिला मान लो, तो 100 प्लस 50 मतलब 150 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप हो गया। समझ गए। अगर आपको तीसरे चक्कर पर मिल रहा है शून्य विक्षेप तो क्या करेंगे भाई, तार में ऐसे चक्कर है ना बहुत सारे, ये ऐसे, तो मान लीजिए शून्य विक्षेप आपको यहां मिला तो 100, 200 और ये मान लो 30 ये हो गया, तो कितने सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप मिला, 230 सेंटीमीटर पर। तो एल की जगह 230 रख देंगे। ठीक है, E बराबर फिर KL लगाएंगे। K क्या है यहाँ पर, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता नाप लेंगे कि प्रति
सेंटीमीटर लंबाई पर कितनी वोल्टेज में गिरावट आ रही है उसको बोलेंगे आप विभव प्रवणता के। उसका मान यहां रख देंगे, या सवाल अगर आप कर रहे हैं न्यूमेरिकल कर रहे हैं एक्सरसाइज में तो ज्यादातर क्वेश्चनों में विभव प्रवणता दी रहेगी, तो वो रख देंगे और एल नाप के जितनी भी शून्य विक्षेप स्थिति आ रही है वो रख देंगे, तो इससे इस सेल का विद्युत वाहक बल निकल जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये हो गई विद्युत वाहक बल मापना। कैसे करा फिर एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं। विभव मापी द्वारा, ये तो बेटा रचना तो आप लिख दोगे सारी, चित्र से रचना मैंने अभी पढ़ाई थी। फिर उसके बाद आपको लिखना है विद्युत वाहक बल मापना। अब आप क्या करेंगे, फिर आपको लिखना है विभव मापी द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल निम्न पदों में ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जोकी को J1 से स्पर्श कराते हैं और हम देखते हैं कि धारा मापी की सुई में विक्षेप आता है, अर्थात धारा J1E मार्ग से बहती है। अब जोकी को J2 से स्पर्श कराते हैं तो हम देखते हैं धारा पहले से विपरीत दिशा में अर्थात AEJ2 मार्ग से बहती है। अब जोकी को J से स्पर्श कराते हैं तो हम देखते हैं धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आता, अर्थात यह स्थिति शून्य विक्षेप स्थिति कहलाती है। शून्य विक्षेप स्थिति तक की लंबाई को मापकर अलग लिख लेते हैं। अब सेल का विद्युत वाहक बल निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। क्या सूत्र है, E बराबर KL। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके आप विद्युत वाहक बल माप लेंगे। तो बेटा आज हमने इस पार्ट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए। मुझे पूरा यकीन है जितने मैंने ये क्वेश्चन कराए इन्हीं में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। इससे अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।